हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका देवी टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब करेंगे। फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। काफ़ी क्वेश्चंस दोस्तों इसमें से देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ ये जो आपका सब्जेक्ट है 2 या 3 सब्जेक्ट से आपस में रिलेटेड है। अब इस कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो पहला चैप्टर है दोस्तों, क्लास फर्स्ट है, इसमें हम कंक्रीट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ये जो क्लास फर्स्ट या ये जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का आपका सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट कुछ बेसिक सब्जेक्टों से रिलेटेड है। कौन कौन से दोस्तों? पहले हम बात करते हैं बिल्डिंग मटेरियल की। एक ही जिससे रिलेटेड है दोस्तों, वो कौन सा है आपका? बिल्डिंग मटेरियल। इसका कुछ पोर्शन आपको आरसीसी में भी देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलेगा सर? आरसीसी में। दोस्तों, इसका कुछ पोर्शन आपको एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में भी देखने को मिलेगा। तो ये इन तीनों में मिलजुल के आपका चलता है दोस्तों। तो कुछ इसमें आरसीसी के नॉर्म्स काम में आएंगे, कुछ इसमें बिल्डिंग मटेरियल या इनको आप बोल सकते हो सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल। तो सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल दोस्तों ये एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इस फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन में हमको पढ़ना क्या है? इसमें बात की जाएगी दोस्तों कंक्रीट होती क्या है और कंक्रीट किस किस से मिलकर बना होता है और कंक्रीट में बेसिकली हम किन किन इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, वो सारा बेसिक हम इसमें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का फर्स्ट लेक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जब भी हम कंक्रीट की बात करते हैं तो ध्यान रखना, हम इसको रिलेट करते हैं हमारे बिल्डिंग मटेरियल जिनके यूज करने से कंक्रीट बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीमेंट पेस्ट। सबसे पहले बात करेंगे कि सीमेंट पेस्ट क्या होता है, फिर बात करेंगे दोस्तों सीमेंट मोर्टार क्या होता है। किसकी बात करेंगे? सीमेंट मोर्टार। और आफ्टर डेट डिस्कस करेंगे कि ये कंक्रीट क्या है। तो फर्स्ट नंबर पे हमने जो मेंशन किया है वो सीमेंट पेस्ट, दूसरे नंबर पर जो मेंशन किया है दोस्तों सीमेंट मोर्टार, तीसरे नंबर पर मेंशन किया है मैंने कंक्रीट। दोस्तों, बिल्डिंग मटेरियल आपका या सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल, जो भी आपके बिल्डिंग मटेरियल है दोस्तों या सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल है, उसमें एक सीमेंट आपका इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल है। अब सीमेंट पेस्ट होता क्या है सर? जब हम सीमेंट को पानी के साथ ऐड करते हैं, सीमेंट को पानी के साथ ऐड किया जाता है तो इसे बोला जाता है सीमेंट पेस्ट भाई, या बाइंडिंग पेस्ट। इसको क्या बोलते हैं सर? ये कहलाता है हमारा सीमेंट पेस्ट और बाइंडिंग पेस्ट। जब भी हम सीमेंट मोटार की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें आपको याद रखना है कि सीमेंट के साथ सैंड को जोड़ा जाता है और इस सैंड को आगे देखेंगे हम कि फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। इस सैंड को हम क्या बोलते हैं सर? इस सैंड को हम फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। तो सीमेंट सैंड का मिक्सर क्या कहलाएगा सर? सीमेंट और सैंड के मिक्सर को नाम दिया जाता है दोस्तों सीमेंट मोटार। सीमेंट और सैंड के मिक्सर को हम नाम क्या देंगे सर? सीमेंट मोटार। तो हमें जिस सब्जेक्ट से या जिस टॉपिक से रिलेट करना है दोस्तों, वो हमारा कंक्रीट है। अब देखते हैं कि हम इस कंक्रीट को कैसे डिस्कस करेंगे, इसको आगे देखते हैं। हाँ जी सर, अब देखते हैं कि ये कंक्रीट आपका है क्या। तो दोस्तों, कंक्रीट एक मिक्सचर है जिनमें निम्न इंग्रेडिएंट्स को मिलाया जाता है। सर, निम्न कौन कौन से हैं? सर, पहला जो इंग्रेडिएंट हम इसमें मिलाते हैं वो हमारा कहलाता है बाइंडिंग मटेरियल। पहला इंग्रेडिएंट कौन सा है सर? बाइंडिंग मटेरियल। सेकंड नंबर पर हम जिस इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं दोस्तों, सेकंड नंबर पर हम जिस इंग्रेडिएंट की बात करते हैं वो हमारा कहलाता है फाइन एग्रीगेट। सेकंड नंबर पे जिस इंग्रेडिएंट की बात करते हैं वो हमारा कहलाता है फाइन एग्रीगेट। थर्ड नंबर पर हम इसमें जिस इंग्रेडिएंट की बात करते हैं दोस्तों, वो हमारा कहलाता है कोर्स एग्रीगेट। और फोर्थ पर हम जिसकी बात करते हैं दोस्तों, वो हमारा कहलाता है सर वाटर। और फिफ्थ नंबर पर हम बोलेंगे सर सम टाइम इट एडेड एड मिक्सचर। कभी कभी हम इसमें क्या ऐड करते हैं सर? कभी कभी हम इसमें इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए एड मिक्सचर ऐड करते हैं। तो कंक्रीट आपका एक मिक्सचर है जिसमें बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर और कभी कभी एड मिक्सचर को मिलाया जाता है।
फाइन एग्रीगेट को आप बोल सकते हो सर सैंड, फाइन एग्रीगेट को हम क्या बोल सकते हैं, सैंड। तो कंक्रीट एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें बाइंडिंग मटेरियल को फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट साथ मिलाने के लिए पानी का यूज किया जाता है। और कभी कभी कंक्रीट की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए हम उसमें दोस्तों अलग से एडमिक्सचर्स यूज करते हैं। अभी ये भी देखेंगे कि ये एडमिक्सचर होता क्या है। कहने का मतलब है कंक्रीट आपका एक ऐसा मिक्सचर है जो कि निम्न इंग्रेडिएंट्स को मिला करके, निम्न इंग्रेडिएंट को आपस में कंबाइन करके मिलाया जाता है। इसी को हम दोस्तों क्या बोलते हैं सर, इसी को कहा जाता है कंक्रीट। तो कोई भी पूछे कंक्रीट क्या है, तो सर कंक्रीट एक मिक्सर है। दोस्तों कंक्रीट की जो डेफिनेशन आपको बताई कि कंक्रीट इज ए मिक्सचर इन विच बाइंडिंग मटेरियल इज एडेड विद एग्रीगेट, वाटर एंड समटाइम एडमिक्सचर। एग्रीगेट क्यों बोला सर, एग्रीगेट बोलते के साथ ही दोनों एग्रीगेट आते हैं सर, एक फाइन एग्रीगेट आता है और एक कोर्स एग्रीगेट आता है। तो हमने इसको कंबाइनली क्या बोल दिया सर, एग्रीगेट, क्योंकि बेसिकली ये दोनों हमारे लिए क्या है, ये दोनों हमारे लिए एग्रीगेट की तरह काम करते हैं। अब जर्नली हम कंक्रीट की जो ग्रेड को डिजाइन करते हैं या ग्रेड को डिफाइन करते हैं, वो कैसे करते हैं दोस्तों। कंक्रीट की ग्रेड को डिफाइन करने के लिए, कंक्रीट की ग्रेड को डिफाइन करने के लिए हम सिंबल एम यूज करते हैं और उसके साथ कोई एक नंबरिक वैल्यू यूज करते हैं। उसके साथ क्या यूज करते हैं सर, नंबरिक वैल्यू। जैसे मैंने बोला था कंक्रीट एक मिक्सचर है, इसमें बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर को ऐड किया जाता है। तो इन सबको आपस में मिलाने को कहा जाता है दोस्तों मिक्स। तो इसका मतलब इसमें एम, इस M20 में एम क्या रेफर करता है दोस्तों, एम रेफर करता है आपके मिक्स को, और 20 इसकी कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कितने दिनों बाद सर, 28 डेज के बाद, जब हम 150 mm के क्यूब से इनको टेस्ट करते हैं। तो कम से कम स्ट्रेंथ कितनी आनी चाहिए सर, मिनिमम स्ट्रेंथ ये जो गवर्न करता है मेरे दोस्त, वो होती है 20 न्यूटन पर mm² या 20 MPa मेगा पास्कल। तो ये इसका डिजाइन है, डेजिग्नेशन है कि अगर हमें कंक्रीट की ग्रेड कहीं डिफाइन हो तो वहां पर लिखा होता है ये M20। तो M20 का मतलब दोस्तों सर, M का मतलब तो मिक्स है, M का मतलब तो मिक्स है, M रेफर फॉर मिक्स, और 20 नंबरिक वैल्यू इसकी क्या बताती है सर, नंबरिक वैल्यू इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करती है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब दोस्तों आप आरसीसी में पढ़ लोगे, वहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स लोड और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं, वो 95% वाली प्रोबेबिलिटी। तो उसको डिटेल डिस्कशन हम आपके आरसीसी में करते हैं। तो यहाँ पर कंक्रीट की ग्रेड को जैसे मैंने M20 बोला, आप बोल सकते हो सर M10, क्या बोल सकते हो M10। तो रेफर करिएगा M10 में M का मतलब क्या होता है सर, M का मतलब होता है मिक्स, और 10 इसकी सर कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। कितने दिनों बाद सर, 28 डेज के बाद 20 न्यूटन पर mm² होती है, और 28 दिनों तक क्योरिंग करने पर, वो भी कौन से वाले क्यूब से सर, 150 mm। दोस्तों 150 mm पर क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि पता होना चाहिए सीमेंट की स्ट्रेंथ को निकालने के लिए हम 7.06 सेंटीमीटर या 70.6 mm के साइज का क्यूब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, क्यूब यूज करते हैं। इस बात की आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये जो कंक्रीट है इसमें अलग अलग जो आपने इंग्रेडिएंट बताया उनका मतलब क्या है। जैसे सर मैंने यहाँ पर पहले आपको बताया था कि कंक्रीट में एक तो हमारे बाइंडिंग मटेरियल होता है, एक हमारे क्या होता है, बाइंडिंग मटेरियल। ये क्या करता है, ये सभी इंग्रेडिएंट्स को बाइंड करने का काम करता है। ये क्या करता है मेरे दोस्तों, ये सभी इंग्रेडिएंट्स को बाइंड करने का काम करता है आपस में। इसका मतलब बाइंडिंग मटेरियल है। और ध्यान रखना, बाइंडिंग मटेरियल के रूप में जो आपको पता होगा कि सर हम सीमेंट यूज करते हैं। जैसे अभी मैंने कंक्रीट की ग्रेड लिखी थी ना आपके सामने M20 या कोई सी भी, तो दोस्तों इनका एक फिक्स प्रपोर्शन होता है, रेशो होता है, जिसको डिजाइन करके निकाला जाता है। जैसे मैंने बोला सर M20 का मतलब XY X:Y:Z है। अब कुछ भी एक ले लेते हैं दोस्तों, जैसे मैंने लिखा 1:1.5:3। तो दोस्तों एक का मतलब बाइंडिंग मटेरियल, 1.5 का मतलब फाइन एग्रीगेट, और 3 का मतलब क्या है यहाँ सर, 3 का मतलब कहलाएगा कोर्स एग्रीगेट। 1 इज रेफर फॉर बाइंडिंग मटेरियल, मतलब 1 भाग बाइंडिंग मटेरियल, 1.5 भाग फाइन एग्रीगेट, और 3 भाग मेरे दोस्तों कोर्स एग्रीगेट। इनको आपस में इस तरह से मिलाया जाए कि एक दिए गए ग्रेड की स्ट्रेंथ कम से कम निकल के आए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 3 से मिलकर बना है, X:2 Y:2 Z:2। X फॉर बाइंडिंग मटेरियल, Y फॉर फाइन एग्रीगेट एंड Z फॉर कोर्स एग्रीगेट।
तो इन तीनों को मिक्स करके जो बनाया जाता है वो कंक्रीट है। दोस्तों आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर हम इनके वॉल्यूम की बात करते हैं, तो दोस्तों हमारे पास दो प्रकार के वॉल्यूम होते हैं। एक बार तो हम बात करते हैं सर ड्राई वॉल्यूम की, और कभी कभी हम बात करते हैं सर वेट वॉल्यूम की। वैसे इसका डिटेल डिस्कशन आपको देखने को मिलेगा एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में, इसमें देखने को मिलेगा मेरे दोस्त एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि ड्राई का मतलब क्या है। ड्राई का मतलब है बाइंडिंग मटेरियल प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट। ये तो मतलब हो गया किसका सर, ड्राई का। तो इसको तो मैं बोल दूंगा ड्राई वॉल्यूम। वेट का मतलब सर वेट में बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर, ये मेरा जो हो जाएगा सर वो वेट वॉल्यूम हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा सर, वेट वॉल्यूम हो जाएगा। ये कौन सा है, ड्राई वॉल्यूम है। और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे कभी क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि 2 मीटर क्यूब कंक्रीट का वॉल्यूम है, 2 मीटर क्यूब किसका वॉल्यूम है, कंक्रीट का। तो दिया गया वॉल्यूम हमेशा वेट होता है, दिया गया वॉल्यूम हमेशा कौन सा होता है, वेट, जब तक कुछ ना लिख दे। तो सपोज करो आपको वेट वॉल्यूम दिया है, तो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में आप पढ़ोगे कि आपको जो इंग्रेडिएंट्स का परसेंटेज निकालना होता है या क्वांटिटी निकालनी होती है, वो कैसे निकालोगे दोस्तों, एक ड्राई वॉल्यूम एक वेट। अब अगर हम इन दोनों वॉल्यूम्स की बात करते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, जो आपका ये ड्राई वॉल्यूम है, जैसे आपसे जनरली पूछा जाए कि ड्राई वॉल्यूम ज़्यादा होता है कि वेट वॉल्यूम, जैसे मैं बात करता हूँ, आपने बूरा लिया, बूरा आपने ड्राई लिया, और जैसे ही आप बूरे में घी मिलाते हो घर पे, अब दोनों को कंपेयर करना, एक प्लेट में आपका सूखा बूरा है, एक प्लेट में आपके पास उतना ही बूरा है, बूरे की क्वांटिटी सेम है, ज़्यादा कम मत कर देना, क्योंकि कंपेयर करने के लिए हमेशा बेस को बराबर रखा जाता है। तो दोनों में सेम बूरा है। अब मैंने क्या किया, एक में पानी ऐड किया, एक में पानी ऐड नहीं किया, या बूरे में क्या ऐड करोगे, घी। तो जैसे ही आप बूरे में घी ऐड करोगे तो देखोगे कि बूरा सिकुड़ जाता है, मतलब उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पर आप बोलोगे कि आपका ड्राई वॉल्यूम और वेट वॉल्यूम की जब भी हम बात करेंगे, ड्राई वॉल्यूम और वेट वॉल्यूम की जब भी बात करेंगे, तो ये ड्राई वॉल्यूम भारी पड़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, वेट वॉल्यूम से। ये तो मैंने बूरे का एग्जांपल दिया। जब एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग को पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अब चाहे आप ये भी मान सकते हो कि ऐसा कैसे हुआ, कि पानी, ध्यान रखना, वाटर कोई एडिशनल स्पेस नहीं लेता है, वाटर या आपका जो बूरे में डालते हो घी कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता है, बल्कि वो बूरे के उन वॉइड्स को, तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, कंक्रीट के सर जो वॉइड्स है उनको उनको रिमूव करता है मेरे दोस्त, उनको क्या करता है, रिमूव करता है। तो रिमूव करते के साथ ही उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, और पानी डालते के साथ ही उसका जो कॉम्पैक्शन होता है वह स्वतः होता है दोस्तों, अपने आप कॉम्पैक्शन होता है। पानी डालते ही अपने आप कॉम्पैक्शन होगा, और अपने आप कॉम्पैक्शन होगा तो वॉल्यूम क्या कर जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसका जो डिटेल डिस्कशन चलेगा कि सर कितना वॉल्यूम कम होता है, भाई वो डिपेंड कर जाएगा कि मैं सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहा हूँ, या मैं सीमेंट मोटार की बात कर रहा हूँ, या मैं ब्रिक वर्क की बात कर रहा हूँ, या मैं प्लास्टर वर्क की बात कर रहा हूँ। एस्टिमेट में हम हर एक को देखेंगे। अगर कंक्रीट के रिगार्डिंग आपको जानना है मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना, ड्राई वॉल्यूम वेट वॉल्यूम का 50 से 54% अधिक होता है। कैसे होता है, निकाल सकते हो दोस्तों इसको भी। तो इसको डिटेल डिस्कशन हम एस्टिमेट में ही करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा ड्राई वॉल्यूम और वेट वॉल्यूम तक की बात की दोस्तों। अब हम हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि कंक्रीट जिन इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना है, वास्तव में उन इंग्रेडिएंट्स में होता क्या क्या है। तो सर आपने कंक्रीट का जो पहला इंग्रेडिएंट बताया था, वो बताया था बाइंडिंग मटेरियल। वो क्या बताया था मेरे दोस्तों, सर वो बताया था आपने बाइंडिंग मटेरियल। अब बाइंडिंग मटेरियल को डिस्कस करते हैं दोस्तों। बाइंडिंग मटेरियल के रूप में आप कंक्रीट में दोस्तों 3 चीज़ों को ऐड कर सकते हो। सर 3 कौन कौन सी चीज़ है मेरे भाई, पहली चीज़ तो होती है सीमेंट, दूसरी चीज़ होती है मेरे दोस्तों लाइम, इसको ए लिखा है तो कर्तव्य बनता है इसको भी बी लिखे, लाइम, और तीसरा होता है मेरे दोस्तों जिप्सम। तो इन 3 को ही यूज करते हैं हम कंक्रीट को बनाने के लिए। ध्यान रखना, मड का यूज मोटा बनाने के लिए कर सकते हो, लेकिन कंक्रीट के लिए हम नहीं करते। और मोस्टली आपने जिसको देखा होगा
तो वो तो कौन ही होगा, आप सबका प्यारा सीमेंट होगा। तो हम सीमेंट यूज करते हैं, हम लाइम यूज करते हैं और हम जिप्सम यूज करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया जिस बाइंडिंग मटेरियल को हम कंक्रीट को बनाने के लिए यूज करते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दोस्तों दूसरा कि हमने इसमें भाई क्या क्या था, इट इज द मिक्सचर ऑफ एग्रीगेट। आपका कौन से थे, दो थे सर। तो पहले मैं बात करता हूं फाइन एग्रीगेट की। फर्स्टली आई डिस्कस फाइन एग्रीगेट। अब फाइन एग्रीगेट के रूप में दोस्तों ध्यान रखना, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सैंड। सबसे ज्यादा क्या यूज किया जाता है सर, सैंड। इसके अलावा कभी कभी हम सुर्खी भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं सर, सुर्खी यूज करते हैं। अब ये सुर्खी नया वर्ड आया है, ये दोस्तों क्या होता है, पाउडर फॉर्म ऑफ ब्रिक। अगर ब्रिक का चूरा बना दिया जाए, अगर ब्रिक का चूरा बना दिया जाए तो दिस चूरा इज कॉल्ड सुर्खी। सुर्खी क्या है सर, ब्रिक को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, ब्रिक को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसका जो चूरा होता है सर वो कहलाती है सुर्खी। तीसरा जो इसमें यूज किया जाता है दोस्तों वो सिंडर है। अब सिंडर का मतलब क्या होता है सर, सिंडर का मतलब होता है दोस्तों राख। तो ये तीसरा चीज इसमें जो यूज की जाती है दोस्तों वो सिंडर है। तो मैंने बताया आपको बाइंडिंग मटेरियल, दूसरा क्या बताया सर, दूसरा हमने डिस्कस किया फाइन एग्रीगेट। इसके बाद इसके तीसरे की बात करते हैं दोस्तों। इसका जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है इसका कोर्स एग्रीगेट। थर्ड इंग्रेडिएंट्स विल बी कोर्स एग्रीगेट। तो दोस्तों कोर्स एग्रीगेट के रूप में, अब कोर्स एग्रीगेट के रूप में क्या यूज किया जाता है सर, इसमें हम ग्रेवल यूज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या यूज कर सकते हैं सर, ग्रेवल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रिक बेलास्ट, इसके अलावा स्टोन बेलास्ट। बेलास्ट क्या होता है, क्वेश्चन आता है बेलास्ट क्या होता है। तो आपने दोस्तों रेलवे ट्रैक देखा होगा, रेलवे ट्रैक के ऊपर जो एग्रीगेट पड़ा होता है बड़े साइज का, उसे ही बेलास्ट कहते हैं। रेलवे ट्रैक के ऊपर जो एग्रीगेट पड़ा होता है दोस्तों बड़े साइज का, उसी एग्रीगेट को हम क्या बोलते हैं, उसी एग्रीगेट को हम बेलास्ट बोलते हैं। तो बेलास्ट भी आपसे ध्यान रखना, ग्रेवल हो सकता है, ब्रिक के रूप में बेलास्ट हो सकता है और स्टोन के रूप में भी बेलास्ट हो सकता है। इसके अलावा इसमें समटाइम ऐड किया जाने वाला जो आपका इंग्रेडिएंट था वो क्या था, वो सर एडमिक्सचर था। फोर्थ नंबर पर एड मिक्सचर, ये कहता है कि ऐड मिक्सचर, मिक्सचर में कुछ ऐड करो भाई। इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्रण। करता क्या है, आपके बनने वाले कंक्रीट की प्रॉपर्टी को, कंक्रीट की प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करता है। एडमिक्सर एक ऐसा केमिकल होता है। अब केमिकल क्यों बोल रहा हूं सर, हमारे पास दो प्रकार के एडमिक्सर है दोस्तों। एक हमारे कहलाते हैं केमिकल एडमिक्सर और एक हमारे कहलाते हैं मिनरल एडमिक्सर। तो हमारे पास दो तरह के एडमिक्सर है जिनका यूज हम करते हैं। तो कंक्रीट की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए हम जो इंग्रेडिएंट्स कंक्रीट में ऐड करते हैं वो कहलाता है एडमिक्सर। और जरूरी नहीं है कि हर बार आपको कंक्रीट में ये ऐड करना पड़े। जब जब आपको कंक्रीट की प्रॉपर्टी में इन्फ्लुएंस चाहिए, सुधार चाहिए, वो सुधार कैसा भी हो सकता है, हायर वर्केबिलिटी चाहिए, हायर स्ट्रेंथ चाहिए, लो कॉस्ट चाहिए, एयर एंट्रेन चाहिए, तो हम क्या करते हैं उसमें कुछ केमिकल ऐड करते हैं। सर्टेन केमिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं सर, सर्टेन केमिकल्स आर आल्सो नोन एज एडमिक्सर। इन सर्टेन केमिकल को क्या बोलते हैं दोस्तों, इन सर्टेन केमिकल्स को कहा जाता है एडमिक्सर। तो मैंने आपको पूरा बताया कि कंक्रीट किन किन से मिलकर बना होता है। अब ये तो मैंने जनरल डिस्कशन किया कि कंक्रीट किस किस से मिलकर बना होता है। अब कंक्रीट को यदि क्लासीफाई किया जाए, क्लासीफाई का मतलब क्या है उसको देखते हैं एक सेकेंड। कंक्रीट को दोस्तों यदि क्लासीफाई किया जाए तो अलग अलग प्रकार से कंक्रीट को क्लासीफाई किया गया है, एक बार देखते हैं। तो हमारा जो अब टॉपिक चलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट। दोस्तों कौन सा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट। अब कंक्रीट को कैसे क्लासिफाई करते हैं, कंक्रीट को क्लासिफाई करने के लिए जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ
बाइंडिंग मटेरियल। पहला क्लासिफिकेशन किसके आधार पर है सर? पहला क्लासिफिकेशन है बाइंडिंग मटेरियल के आधार पर। अब बाइंडिंग मटेरियल के आधार पर क्या है दोस्तों? बाइंडिंग मटेरियल के आधार पर हमने कंक्रीट को 3 भागों में डिवाइड किया है। बाइंडिंग मटेरियल के आधार पर हमने कंक्रीट को 3 भागों में डिवाइड किया है। सर ये 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला कहलाता है मेरा सीमेंट कंक्रीट। फर्स्ट वन इज सीमेंट कंक्रीट, अनदर वन इज लाइम कंक्रीट। पहला कहलाएगा मेरा सीमेंट कंक्रीट, दूसरा मेरा कहलाएगा लाइम कंक्रीट, और तीसरा मेरा कहलाएगा दोस्तों जिप्सम कंक्रीट। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ करना भी नहीं है। ऐसा कंक्रीट जिसमें बाइंडिंग मटेरियल के रूप में आपने क्या मिलाया हो? सीमेंट। ए कंक्रीट इन विच सीमेंट इज यूज एज ए बाइंडिंग मटेरियल। ऐसा कंक्रीट जिसमें सीमेंट को आपने बाइंडिंग मटेरियल की तरह मिलाया हो दोस्तों, उसको आप क्या कहोगे? सर उस कंक्रीट को कहा जाएगा उस कंक्रीट को कहा जाएगा सीमेंट कंक्रीट। अनदर वन इज लाइम कंक्रीट। ऐसा कंक्रीट जिसमें बाइंडिंग मटेरियल के रूप में आपने क्या ऐड किया है? सर बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हमने इसको लाइम को ऐड किया है, तो ऐसे कंक्रीट को हम क्या बोलेंगे सर? लाइम कंक्रीट। और तीसरा भी सिंपल है दोस्तों, व्हेन जिप्सम इज यूज एज ए बाइंडिंग मटेरियल इन कंक्रीट। जब जिप्सम को कंक्रीट में बाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज किया जाता है, तो ऐसे कंक्रीट को हम क्या बोलते हैं सर? ऐसे कंक्रीट को बोला जाता है जिप्सम कंक्रीट। तो हमारे पास नाम के अकॉर्डिंग दोस्तों, हमारे पास नाम के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के कंक्रीट हो गए। इन तीनों प्रकार के कंक्रीट को आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा इसका जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बिहाफ पर, ताकत के बिहाफ पर इसको आगे चल के फिर 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। लो स्ट्रेंथ कंक्रीट, क्या बोलेंगे? लो स्ट्रेंथ कंक्रीट। दूसरा मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट। दूसरी कौन सी है सर? मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट। तीसरा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तीसरी कौन सी है सर? तीसरी है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। अब ये डिवाइड कैसे किया गया है दोस्तों? स्ट्रेंथ को कैसे डिवाइड करेंगे सर हम? स्ट्रेंथ के पैरामीटर से। स्ट्रेंथ का पैरामीटर क्या था? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ऐसा कंक्रीट जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेस देन 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। लेस देन इक्वल टू कितनी होती है सर? 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। तो ऐसे कंक्रीट को क्या बोलेंगे? लो स्ट्रेंथ कंक्रीट। और मीडियम को क्या बोलेंगे सर? मीडियम की होगी मेरे दोस्त 20 से 40। मीडियम की कितनी होगी सर? मीडियम की आपकी होगी 20 से 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और तीसरा हमारे पास बच गया सर जो आपका हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के केस में कितनी हो जाएगी सर? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के केस में ये हो जाएगी 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कितनी हो जाएगी सर? 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये इसका क्लासिफिकेशन किया गया है दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के बिहाफ पर हमने देखा कि कंक्रीट को कितने भागों में बांटा गया है सर? स्ट्रेंथ के बिहाफ पर कंक्रीट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ हम चलते हैं। पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है दोस्तों? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। और थर्ड क्लासिफिकेशन कहलाएगा दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ बल्क डेंसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ बल्क डेंसिटी। अब दोस्तों एक टर्म आपने पढ़ी होगी डेंसिटी, एक है बल्क डेंसिटी। तो डेंसिटी तो क्या था सर? डेंसिटी था रो बराबर एम अपॉन बी, मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं सर? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। क्या है ये सर? मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाएगा? डेंसिटी। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम तो बोल रहा हूं मैं, डेंसिटी है। अब बल्क डेंसिटी क्या है दोस्तों? बस अभी ध्यान रखना, इसको तो पढ़ लोगे आप सोइल में, लेकिन अभी दोनों में अंतर क्या है? बल्क डेंसिटी में हम कंप्लीट की बात करते हैं, और जब भी आप कंप्लीट की बात करते हो इसका मतलब उसमें वॉइड्स भी क्या है? इंक्लूड है। वॉइड्स भी क्या है? इंक्लूड है। जबकि डेंसिटी में हम वॉइड्स को, केवल डेंसिटी में हम वॉइड्स को एक्सक्लूड रखते हैं। डेंसिटी में हम वॉइड्स को क्या करते हैं सर? एक्सक्लूड रखते हैं। अब बल्क का मतलब टोटल, बल्क का मतलब टोटल पूरा। तो बल्क डेंसिटी का मतलब इसमें वॉइड्स वगैरह सबको शामिल किया है। अगर मैं दोस्तों वॉइड्स को शामिल करता हूं, अगर मैं वॉइड्स को शामिल करता हूं तो मेरी डेंसिटी वैसे भी क्या हो जाएगी? कम। तो बल्क डेंसिटी के आधार पर भी कंक्रीट को क्लासिफाई किया गया है। और इस प्रकार से दोस्तों हमारी 4 प्रकार की कंक्रीट होती है।
बल्क डेंसिटी के आधार पर हमारी कितनी प्रकार की कंक्रीट है सर? 4 प्रकार की कंक्रीट है। अब चारों प्रकार में पहला प्रकार है आपका एक्स्ट्रा, फर्स्ट है एक्स्ट्रा लाइट वेट कंक्रीट, और दूसरा आपका कहलाएगा दोस्तों लाइट वेट। अब देखो नाम से ही है, पहला हो गया एक्स्ट्रा लाइट, दूसरा हो गया लाइट वेट, तीसरा डेंस वेट कंक्रीट। तीसरा कौन सा हो गया दोस्तों? डेंस वेट कंक्रीट। और चौथा सुपर हैवी कंक्रीट। ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसके 4 भाग कौन कौन से हैं। अब रहा दोस्तों इसकी वैल्यू का, तो वो वैल्यू आपको याद रखनी है। ये तो होती है लेस देन 500 केजी पर मीटर क्यूब। तो अगर आपकी बल्क डेंसिटी 500 केजी पर मीटर क्यूब से कम है, अगर आपकी बल्क डेंसिटी 500 केजी पर मीटर क्यूब से कम है तो ऐसी कंक्रीट को बोलते हैं लाइट वेट। और यदि आपकी डेंसिटी 500 से 1800 केजी पर मीटर क्यूब है तो ऐसी कंक्रीट को हम क्या बोलेंगे सर? ऐसी कंक्रीट को हम बोलेंगे लाइट वेट कंक्रीट। और अगर आपकी डेंसिटी 1800 से 2500 केजी पर मीटर क्यूब है, 1800 से 2500 केजी पर मीटर क्यूब है, ऐसी कंक्रीट कहलाएगी डेंस। और सुपर डेंस में डेंसिटी कितनी होगी? सुपर डेंस में डेंसिटी होगी 2500 केजी पर मीटर क्यूब। सुपर डेंस में डेंसिटी होगी 2500 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा किसके अकॉर्डिंग है सर? बल्क डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमने कंक्रीट को 4 भागों में डिस्क्राइब किया गया है। अब एक और क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ कास्टिंग। फोर्थ क्लासिफिकेशन दोस्तों, फोर्थ क्लासिफिकेशन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स ऑफ कास्टिंग। तो कास्टिंग के मेथड के आधार पर फिर से हमने 2 भागों में बांटा गया है। एक कहलाएगा प्री कास्ट और एक कहलाएगा कास्ट इन सिटू। एक तो कहलाएगा प्री कास्ट और एक कहलाएगा कास्ट इन सिटू। अब प्री कास्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन। अब इसका मतलब क्या है? हम क्या करते हैं, कभी कभी तो कंक्रीट को वहीं साइट पर ही बनाते हैं और साइट पर ही लगा देते हैं, तो इसको तो बोल दिया कास्ट इन सिटू। सिटू का मतलब क्या है? साइट, जहाँ पर काम चल रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कभी कभी जो हमारा कंक्रीट होता है उसको हम फैक्ट्री में बनाते हैं या किसी शेड में बनाते हैं या किसी गैराज में बनाते हैं, तो वहां से बना करके फिर साइड पर ला करके कास्ट करते हैं। साइड पर क्या होती है? उसकी कास्टिंग होती है। तो ऐसे कंक्रीट को हम क्या बोलते हैं? प्री कास्ट। मतलब आपने पहले से ही कास्ट कर लिया हो और फिर उसको साइड पर ला करके असेंबल कर दिया हो, ऐसे कंक्रीट को बोला जाता है दोस्तों प्री कास्ट कंक्रीट। ऐसे कंक्रीट को हम क्या बोलते हैं? प्री कास्ट कंक्रीट। या कभी कभी शेड को यार्ड भी बोल देगा वो मेरे दोस्तों, क्या बोल देगा? यार्ड। तो यार्ड बना करके आपने कास्ट किया, आपने देखा होगा इसके एग्जाम्पल प्री कास्ट के रेलवे स्लीपर। रेलवे स्लीपर को हम पहले से ही कास्ट कर लेते हैं और फिर लेके आते हैं। रेलवे स्लीपर को हम पहले से ही कास्ट कर लेते हैं दोस्तों। रेलवे स्लीपर सर कौन से वाले? कंक्रीट वाले। कौन से वाले? कंक्रीट वाले। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल आपको दिया जाए, इलेक्ट्रिकल पोल। बिजली के खंभे आपने देखे होंगे कंक्रीट वाले, इलेक्ट्रिकल पोल जिसमें टेंडेंस भी लगी होती है। ध्यान रखना प्री स्ट्रेस अलग है, प्री स्ट्रेस अलग है। ये प्री स्ट्रेस नहीं है, ये क्या बोला है मैंने? प्री कास्ट। अब प्री स्ट्रेस आपके कंक्रीट का एक पोर्शन है, वो वहीं पढ़ेंगे हम। तो ये क्या है? प्री कास्ट का मतलब पहले से ही कास्ट, किसी यार्ड में कास्ट, ठीक है, किसी फैक्ट्री में कास्ट या फिर किसी शेड में जो कास्ट किया गया है। और कास्ट इन सिटू का मतलब है साइट पर, साइट पर कास्ट किया गया है, तो उसकी कंक्रीट कौन सी हो गई? साइट कास्ट ऑन सिटू। तो ये आपका कंक्रीट का चौथा हो गया दोस्तों कि किसके बिहाफ पर है सर? ये है हमारा मेथड ऑफ कास्टिंग के बिहाफ पर। कि किसके बिहाफ पर है सर? मेथड ऑफ कास्टिंग के बिहाफ पर। ऐसे ही हम इसमें आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्लासिफिकेशन, पांचवा क्लासिफिकेशन दोस्तों, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन जर्नल पर्सपेक्टिव, सामान्य परिप्रेक्ष्य के आधार पर। अब सामान्य परिप्रेक्ष्य के आधार पर जब भी बात करते हैं, सामान्य परिप्रेक्ष्य के आधार पर जब भी बात करते हैं दोस्तों, ये आपका सामान्य परिप्रेक्ष्य हो गया।
इसकी एक टेबल बनेगी, तो वो टेबल बनाने की कोशिश की जा रही है। हाँ भाई, पहला यहाँ तो आपका हो जाएगा सीरियल नंबर और यहाँ हो जाएगा ग्रेड। ठीक है दोस्तों, तो जनरल पर्सपेक्टिव में हमने कंक्रीट की ग्रेड को क्लासिफाई किया गया है। किसको क्लासिफाई किया गया है? ग्रेड को। अब देखते हैं कौन कौन सी इसकी ग्रेड की बात करते हैं हम। पहली ग्रेड है इसकी, पहला सीरियल नंबर फर्स्ट हमने यहाँ पर लिया है M5, फिर आपका आएगा M7.5, फिर M10, M15, M20, M25। ये हमने इसकी ग्रेड को क्लासिफाई कर दिया। ग्रेड क्लासिफाई करने के बाद एक और आ जाएगा यहाँ पे आपका प्रपोर्शन। अब देखिए, ये तो आपका आ जाएगा रेशो, ठीक है, ये स्ट्रेंथ आ जाएगी। अब है क्या, जनरल परिप्रेक्ष्य क्या बोलता है? तो ये कितने हो गए दोस्तों, कितने हो गए दोस्तों? 6 हो गए सर M5 से। अब जनरल परिप्रेक्ष्य क्या बोलता है? वैसे M5 का जो जनरल रेशो होता है दोस्तों, 1:5:10, 7.5, 1, 4, 8, 1, 3, 6, 1, 2, 4, 1, 1.5, 3, 1, 1, 2। अब ये ध्यान रखना आपका, ठीक है। अब जनरल परिप्रेक्ष्य होता क्या है? पहला, ये आपको बोलता है कि जो पहला कंक्रीट का ग्रेड है वो M5 है दोस्तों। IS 456 में पेज नंबर 23, IS 456, IS 456 पेज नंबर 23 पर एक टेबल दी हुई है। उस टेबल का यूज करके आप नॉमिनल कंक्रीट को निकाल सकते हो। अब ये नाम आता है सर नॉमिनल क्या है, तो दोस्तों दो चीजें एक साथ देखेंगे। एक हम बात करते हैं नॉमिनल कंक्रीट की और एक हम बात करते हैं डिजाइन मिक्स की। लेकिन ध्यान रखना, नॉमिनल को भी आप डिजाइन कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? IS 456 की वो जो टेबल दी हुई है दोस्तों, उसमें सीमेंट देता है 50 kg और एग्रीगेट की क्वांटिटी अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग है। तो वहां से जब उन रेशोस को यूज करते हैं और जनरल बात करते हैं, तो M5 का रेशो क्या निकल के आता है सर? M5 का रेशो 1:5:10 आता है। इसके अलावा ये चेंज भी हो सकता है, ध्यान रखना, लेकिन ये इन जर्नल है कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है M5 का रेशो बताइए, तो आंसर क्या होगा? 1:5:10। इसमें एक का मतलब क्या है सर? सीमेंट या बाइंडिंग मटेरियल, 5 फाइन एग्रीगेट और 10 क्या है आपका? कोर्स एग्रीगेट। मतलब एक भाग तो सीमेंट है, 5 भाग फाइन एग्रीगेट है और 10 भाग किसके है? कोर्स। अब जर्नल पर्सपेक्टिव क्या है? जर्नल पर्सपेक्टिव का मतलब ये होता है कि मैं एक ऐसा रेशो तैयार करूं, मैं एक ऐसा रेशो तैयार करूं जिसकी स्ट्रेंथ कितनी आ जाए? पर्टिकुलर स्ट्रेंथ आ जाए। पर्टिकुलर का मतलब, जैसे इसकी स्ट्रेंथ कितनी चाहिए मेरे को? सर इसकी चाहिए 5 N/mm²। तो मैं एक ऐसा रेशो तैयार करूं जो मुझे कम से कम 5 N/mm² की क्या दे? सर स्ट्रेंथ दे। अब देखो इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है M5 की मिनिमम? सर M5 की मिनिमम होती है 5 N/mm²। तो अगर मैं ऐसा रेशो बनाने को तैयार हो गया तो उसी को बोलेंगे जर्नल पर्सपेक्टिव। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, नॉमिनल नॉमिनल मिक्स के लिए जो कंक्रीट का ग्रेड चलता है वो M20 है। ये भी IS 456 में ही लिखा हुआ है कि M20 तक तो हम कंसीडर करते हैं नॉमिनल मिक्स को। M20 तक किसको कंसीडर करते हैं हम? नॉमिनल मिक्स को। इसके बाद हमारा डिजाइन मिक्स आ जाता है। तो सर फिर M25 क्यों आया टेबल में? दोस्तों ये भी जर्नल है, ये भी कई बार पूछा हुआ है। वैसे तो M25 को निकालने के लिए डिजाइन मिक्स करते हैं। डिजाइन मिक्स का मतलब है जब आपको इकोनॉमिकल और सेफ स्ट्रक्चर बनाना होता है। कब? जब आपके पास ह्यूज कंस्ट्रक्शन हो, बड़ा कंस्ट्रक्शन हो। जैसे आपको 5 लोगों की चाय बनानी है, 5 लोगों की चाय बनानी होती है, तो आप आंख बंद करके या अंदाजे से कितनी चाय पत्ती डालनी है, कितना चीनी डालना है, कितना दूध डालना है, अंदाजे से निकाल लोगे। लेकिन यही आपसे कहा जाए कि 5,000 की चाय बनानी है, कितने की बनानी है सर? 5,000 की। और जैसे ही आपको 5,000 की चाय बनाने के लिए बोलेगा, अब डाल के बताओ, या तो दूध ज्यादा कर दोगे या चीनी कम कर दोगे, ज्यादा कर दोगे, पत्ती ज्यादा कर दोगे, कम कर दोगे। कहने का मतलब है, हो सकता है आपने दूध ही दूध कर दिया हो ज्यादा, तो आप अनइकोनॉमिकल हो गए। आपने पानी ज्यादा कर दिया तो आप फेल हो गए। तो डिजाइन में ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो सेफ भी हो और इकोनॉमिकल भी हो, तो उसको किया जाता है मिक्स डिजाइन से। तो जनरल पर्सपेक्टिव में कंक्रीट की ग्रेड्स को डिस्क्राइब किया गया है कि हम एक ऐसा रेशो लें जो पर्टिकुलर स्ट्रेंथ को हमको प्रोवाइड करे।
तो ये 136 M10 के लिए ऐसा रेशो है जो आपको पर्टिकुलर 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर की स्ट्रेंथ दे देगा। ऐसे ही ये 1 2 4 का जो रेशो है दोस्तों, जैसे ये 1 1.5 3 का रेशो है, तो ये तो आपने सुना भी होगा, M20 में हम 1 1.5 3 यूज करते हैं। मतलब हमारे घर के जो छत बनती है ना, उसमें जो वो डालता है, तो आप ध्यान रखना कम से कम 1 1.5 3 तो होना चाहिए। क्यों सर? IS 456 बोलता है मिनिमम ग्रेड कितनी है कंक्रीट की, मिनिमम ग्रेड कौन सी है जिसको हम आरसीसी में यूज करते हैं? सर वो M20 है, तो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये आपका था कि जनरल पर्सपेक्टिव ने हमने कंक्रीट को कैसे डिवाइड किया है। हाँ दोस्तों, तो ये मैंने आपको सारा डिस्कस किया कि कंक्रीट आपका क्या होता है, कैसा मटेरियल है, और किस तरह हम इसको दोस्तों यूज करते हैं, किस तरह हम इसको यूज करते हैं। तो आज की इस क्लास में कंक्रीट का बेसिक, फिर कंक्रीट का बेसिक जानने के बाद कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स को जानने के बाद फिर कंक्रीट को जब बनाया जाता है तो उसको कैसे क्लासीफाई किया 5 प्रकार से, वो जनरल समझा। अगले लेक्चर में हम कंक्रीट का फर्स्ट इंग्रेडिएंट दोस्तों एग्रीगेट डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।